हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम अपने एक बेहतरीन टॉपिक को डिटर्मिनर्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम अपने आर्टिकल टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे और बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि आर्टिकल्स के आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लगभग पूरे हो गए थे, एक दो कोई पॉइंट बचे हैं। वो पॉइंट कौन से हैं? वैसे वो कोई सेपरेट पॉइंट्स नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो पिछले टॉपिक आपने पढ़े थे उन्हीं से संबंधित वो कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको डिस्कस करके उन्हें बताऊंगा और उसके बाद में हम आज स्टार्ट करेंगे अपने अगले डिटर्मिनर टॉपिक को, जिसमें हम डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर और पजेसिव डिटर्मिनर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इंडेफिनिट डिटर्मिनर को भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार तो मैं आप लोगों को यहाँ अपने जो आर्टिकल का जो कंसेप्ट बचा था उसे कंसेप्ट को कंप्लीट करके बता देता हूं। देखिए, होता क्या है कि सामान्यतः कोई भी, जैसे कि ऑप आ गया या इन आ गया, या फिर कोई भी हम जैसे कह सकते हैं कि कोई भी प्रीपोजिशन अगर आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी प्रीपोजिशन अगर आ रहा है तो, और अगर कोई भी प्रीपोजिशन यदि आ रहा है तो उसके साथ क्या कंडीशन वहां अप्लाई हमें करनी है, उसे आपको ध्यान रखना है। कि अगर मान लीजिए दो नाउन है, मैं इसे आपको एक रूल के अंडर में नहीं लिखवा रहा हूं, ये समझ लीजिएगा आप इसे अच्छे तरीके से यहां पर, कि रूल के अंडर में लिखने से क्या है कि बेवजह का रूल बढ़ाकर लिखने से मतलब नहीं है, और आप अपने लेवल पर अगर लिखना चाहें इसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूं कि इसे हमें समझना कैसे है। कि अगर मान लीजिए दो नाउन जो हैं वो किसी प्रपोजिशन से जुड़ी हुई हैं और अगर उनके जुड़ने से वो सिचुएशन आपकी बन जाती है कैसी, डेफिनिट बन जाती है, तो आपको अच्छे प्रकार से पता है वहां हमें लगाना है आर्टिकल दी। नियम तो यही होता है कि जब दो कोई नाउन प्रपोजिशन से जुड़ी हुई हैं, उन दोनों के जुड़ने से अगर नाउन जैसे कि डेफिनिट बन जाती है, क्योंकि हम जब कभी भी कहते हैं जैसे प्राइस ऑफ टेबल्स, तो प्राइस ऑफ टेबल्स तो यानी प्राइस तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन स्पेशली हम प्राइस की बात कर रहे हैं। किसकी प्राइस की? टेबल की प्राइस की बात कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये डेफिनिट हो गई कि प्राइस किसकी है, और डेफिनिट होने की वजह से हमें फिर ये बोलना पड़ेगा द प्राइस ऑफ टेबल्स। ऐसे बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? द प्राइस ऑफ टेबल्स। तो अगर ऐसा हम बोलें तो क्या ऐसा हमेशा होगा या इसमें भी कोई लॉजिक है? तो ध्यान रखिएगा, डेफिनिट होने की कंडीशन तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन एक कंसेप्ट जो आपने पहले पढ़ा था, कौन सा? सिलेक्शन वाला। अगर सिलेक्शन की सेंस सेंटेंस में पता लग रही है तब तो हम आर्टिकल अ और एन का यूज करेंगे, और अगर मान लीजिए कंप्लीट सेंस का पता लग रहा है तो आप वहां आर्टिकल दी लगाएंगे। इसको मैं आपको पहले ही डिस्कस करके बता चुका हूं सिलेक्शन और कंप्लीट सेंस के केस में। लेकिन कई बार क्या होता है कि याद रखने में आप लोगों को यूं दिक्कत हो जाती है, अरे सर आपने ये लिखवाया नहीं, इस लैंग्वेज में नहीं लिखवाया। वरना अगर आप ध्यान देंगे तो सिलेक्शन और कंप्लीट सेंस का कंसेप्ट मैंने जब आर्टिकल के स्टार्टिंग में आपको डिस्कस करके बताया था तभी मैंने इसको समझा दिया था। एग्जाम्पल के रूप में मैं इसे और आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। जैसे हमने वहां पर लिखा था कि प्राइस ऑफ टेबल्स हैज राइजन, एक तो है ये, और एक है आपका स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास आर वेरी सिंसियर। ये सेंटेंस मान लीजिए दिया गया। इन दोनों ही सेंटेंसेज की बात करें तो दोनों ही सेंटेंसेज में आपको दे रखा है एक प्रीपोजिशन, और उस प्रीपोजिशन से दो नाउन आपकी जोड़ी जा रही हैं। यहां पर प्राइस और टेबल्स को जोड़ा जा रहा है, या स्टूडेंट्स और माई क्लास को जोड़ा जा रहा है। और जब माई क्लास को हम स्टूडेंट्स के साथ जोड़ रहे हैं तो ये स्टूडेंट इसी क्लास से संबंधित हो गए, डेफिनिट है, साथ में कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम किसी और क्लास के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल इसी क्लास के स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, तो ये कंप्लीट सेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उस कंडीशन में आप यहां पर आर्टिकल दी का यूज करेंगे, और यहां पर भी चूंकि प्राइस है किसकी? टेबल्स की प्राइस है, इसलिए आप यूज करेंगे किसका? आर्टिकल दी का। लेकिन अगर आप सेंटेंस इस प्रकार से लिखें, पार्ट ऑफ दिस मशीन इज डिफेक्टिव। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस आपको दिया गया और कहा गया कि ब्लैंक में आप आर्टिकल को फिल कीजिए, आर्टिकल डिसाइड कीजिए, तो देखिए यहां पर भी आने को तो वही प्रीपोजिशन ओएफ आ रहा है,
लेकिन यहां पर दो नाउन जो आपकी जुड़ रही हैं, दिस मशीन एंड पार्ट, तो एक मशीन में केवल कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल एक ही पार्ट हो सकता है क्या? केवल एक। तो एक होगा या एकमात्र होगा? तो एकमात्र तो होगा नहीं, एक होगा, यानी उसमें से केवल एक नहीं, एक। एक बोलना और केवल एक बोलना दोनों में अंतर है। केवल एक का मतलब तो होता है एकमात्र, ये केवल एक है, इसके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन एक बोलने का मतलब है इसके अलावा और भी हैं, ये उनमें से एक है। और अगर ऐसा है तो आप यहां आर्टिकल दी नहीं लगाएंगे, आप किसका यूज करेंगे? आर्टिकल अ और एन का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। उस शब्द के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आप ऐसा करेंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट? तो ध्यान दीजिएगा कैसे आप आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये भी एक रूल था, तो मुझे लगा कि इसे मैं आपको एक अलग तरीके से और थोड़ा डिटेल में समझा दूं, जैसे कि आप कंफ्यूज ना हो और नाउन को डिसाइड करने में कैसी वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, और डेफिनेट होने पर वो सिलेक्शन का केस रिप्रेजेंट कर रही है, कंप्लीट सेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या डिसाइड करें? आर्टिकल्स डिसाइड करें। तो ये अपना रूल कंप्लीट हुआ यहां पर। अब इसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला डिटर्मिनर। कौन सा डिटर्मिनर है वो अपन देख लेते हैं सबसे पहले, और उन डिटर्मिनर्स का प्रयोग कैसे किया जाएगा ये भी हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो डिटर्मिनर है आर्टिकल, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगले डिटर्मिनर की कैटेगरी में पहला डिटर्मिनर होगा आपका कौन सा? पजेसिव डिटर्मिनर। कौन सा डिटर्मिनर है? पजेसिव डिटर्मिनर है। पजेसिव डिटर्मिनर में आपको मैं शब्द लिखवा चुका हूं, एक बार फिर से उन शब्दों का जिक्र हम कर लेते हैं। और इसमें शब्द कौन कौन से आते हैं ध्यान दीजिएगा। एक इसमें आता है माई, एक आता है आर, एक आता है योर, एक आता है हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, इस तरीके के शब्द दिए जाते हैं। वंस में अलग से आपको इसलिए बता रहा हूं थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये आपकी स्ट्रक्चर जो है वो आप समझिएगा। कई जगह बताया जाता है, यहां मैं जानबूझ के इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं। पढ़ तो हम रहे हैं क्या? डिटर्मिनर्स, लेकिन कई बार डिटर्मिनर्स में, कई बुक्स में, कई क्लासेज में इस वंस शब्द को भी क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। लेकिन आप अच्छे प्रकार से समझ लीजिए कंसेप्ट को कि वंस यहां आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, यहां शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसे एक्सप्लेन कर दूं, बाकी की बातें अपन बाद में करेंगे। इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो वन लगा रखा है और इसके प्लस में हमने लगा रखा है क्या? अपोस्ट्रोफिक कॉमा। क्या लगा रखा है? अपोस्ट्रोफिक कॉमा एंड एस। अपोस्ट्रोफिक कॉमा तो लग ही रहा है, साथ में क्या लग रहा है? एस लग रहा है। अब एक बात आप अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा, जब कभी हम डिस्कशन करते हैं अपने लेटर राइटिंग का, तो लेटर राइटिंग में लास्ट में हम लिखते हैं योर्स। तो उस योर्स के लिखने में क्या गलती होती है? सामान्यतः विद्यार्थी उसको कैसे लिख देते हैं? ऐसे लिख देते हैं योर्स, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहां ये स्ट्रक्चर नहीं आएगी, आप ध्यान रखिएगा। इसे आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा योर्स। कारण क्या है? कारण यह है कि ये भी अपोस्ट्रोफी कॉमा और एस को रिप्रेजेंट कर रहा है एक। दूसरा और भी कई कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है ये, वो मैं आपको लेटर राइटिंग के दौरान कंसेप्ट एक बार समझा दूंगा। बाकी स्टार्टिंग में भी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था, जब हमने क्लास स्टार्ट की थी उस समय भी आपको समझाया था कि इवन किसने भी इसमें बहुत बड़ी गलती की है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इसमें गलती कर रखी है। वो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में आपको इसे बता दिया था। तो ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द सेंस ऑफ अपोस्ट्रोफिक कॉमा। हम केवल अभी इसका जिक्र करेंगे। यहां पर अपोस्ट्रोफिक कॉमा कहां लगता है? तो अपोस्ट्रोफिक कॉमा का एक नियम होता है, कैन बी यूज्ड ओनली विद अ नाउन। इसका प्रयोग किसके साथ हो सकता है? केवल एक नाउन के साथ हो सकता है। किसके साथ? नाउन के साथ। तो जब ये स्ट्रक्चर वंस हम लिख रहे हैं और इसके साथ अपोस्ट्रोफी कॉमा एस लग रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो वन आ रहा है वो वन अपने आप में किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। और डिटर्मिनर में नाउन से डिटर्मिनर नहीं बनाया जाता, बल्कि डिटर्मिनर बनाने पर या डिटर्मिनर के होने पर उसके बाद में नाउन लगाई जाती है। ये तो आप भी अच्छे प्रकार से जानते हैं। इस शब्द की फॉर्मेशन में, इसकी फॉर्मेशन में, इसकी फॉर्मेशन में या इसकी फॉर्मेशन में, किसी की भी फॉर्मेशन में
आप मुझे बताएंगे नाउन का कोई योगदान है क्या? नाउन का कोई योगदान नहीं है कि नाउन संबंधी शब्द को लेकर हमने इनको बनाया हो, ऐसा नहीं है। तो वंश जो है उसमें वन जो है वो नाउन है और नाउन से हम डिटर्मिनर का निर्माण नहीं करते। इसलिए दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। ये पूरी स्ट्रक्चर और पूरे कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से बता ही दिए हैं। आपको कैसे ये अप्लाई करने हैं इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इसे कंप्लीट करने के बाद में अब आपको ध्यान रखना है कि कितने हैं हमारे पास, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ये आपको विशेष रूप से समझने हैं एक बार कि ये हमारे क्या है, डिटर्मिनर हैं। और डिटर्मिनर की एक कंडीशन क्या आपको मैंने पहले बताई थी कि इनके बाद में हर हाल में क्या लगाना पड़ता है, हमें नाउन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है श्रीमान? नाउन लगाना पड़ता है। और अगर नाउन लगाना पड़ेगा तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, तो इस चीज को समझिएगा, इसका यूज कैसे होता है। इसी के साथ एक बार कंपेरेटिवली मैं आपको बता दूं, ये तो है आपके पजेसिव डिटर्मिनर, इसके साथ में एक आपका पजेसिव प्रोनाउन और आता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पजेसिव प्रोनाउन आता है और उस पजेसिव प्रोनाउन की बात यदि हम करें तो उसमें भी इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है काफी हद तक। कौन कौन से शब्द हैं? यहां एक शब्द तो होता है माइन, एक होता है आर्स, एक होता है योर्स, एक है हिज, एक है हर्स और एक है आपका देयर्स। इट की कोई फॉर्म यहां शामिल नहीं होती। इट की कोई फॉर्म यहां शामिल क्यों नहीं होती? क्योंकि इट के पास ऐसा कोई शब्द मौजूद नहीं है जो पजेसिव और रिलेटिव कंडीशन बताए और अपने बाद में नाउन ना ले। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन का क्या उद्देश्य है? प्रोनाउन अपने बाद में नाउन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता आ रहा हूं कि दो नाउन या दो प्रोनाउन या एक नाउन और एक प्रोनाउन एक साथ कभी नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि प्रोनाउन तो खुद ही किसका रूप है? नाउन का रूप है। और जब दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते तो एक नाउन और प्रोनाउन भी साथ नहीं आ सकते और दो प्रोनाउन भी साथ नहीं आ सकते। तो कहने का अर्थ है जहां हम इन शब्दों के साथ ये पढ़ते हैं कि वी हैव टू यूज अ नाउन जस्ट आफ्टर दीज वर्ड्स, इन सभी शब्दों के बाद तो हमें लगानी पड़ती है क्या? नाउन। बट आफ्टर दीज वर्ड्स नाउन कैन नॉट बी यूज्ड, यानी इनके बाद में नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता, इनको बिना नाउन के ही प्रयोग किया जाता है। और इसी के आधार पर आप आगे इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। कैसे अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये आप समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने लिखा यहां पर, योर कार इज बेटर देन माई कार। ये सेंटेंस दोस्तों आपको सामने लिखा गया। अब एक एक शब्द को यहां पर आप पकड़ते हुए चलिए और एक एक शब्द को जब हम पकड़ते हैं तो क्या पता लगता है हमें? इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस वर्ड योर एंड दिस वर्ड माई, बोथ आर रिलेटेड टू डिटर्मिनर फॉर्म। दोनों के दोनों किससे संबंधित हैं? डिटर्मिनर फॉर्म से संबंधित हैं। बिकॉज आफ्टर दिस वर्ड वी आर यूजिंग दिस वर्ड कार, और यहां पर भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? कार का प्रयोग कर रहे हैं। और कार क्या है? नाउन है। और नाउन किसके बाद लगता है? डिटर्मिनर के बाद लगता है। तो यानी ये यहां डिटर्मिनर हैं दोनों। तो चलिए डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर को अपने बाद नाउन चाहिए हर हाल में, तो यहां पर नाउन का प्रयोग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है या नहीं है? तो आप अगर विचार करेंगे तो एक पॉइंट याद रखिए जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको नाउन कंप्लीट करवाने के बाद में एक टॉपिक स्टार्ट करवाया था, प्रोनाउन। और वहां मैंने आपको कहा था कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ प्रोनाउन। किसी भी वाक्य में एक प्रोनाउन का प्रयोग करने का मुख्य पर्पज क्या है? तो मुख्य पर्पज है टू स्टॉप और टू इग्नोर द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन के रिपीटिशन को रोकना या क्या करना? इग्नोर करना ही क्या है? प्रोनाउन का यूज करने का मेन पर्पज है। तो अब आप देखिए, जब आपने प्रोनाउन आपके सिलेबस में पढ़ लिया है तो यहां कार वर्ड आ रहा है और यहां भी क्या आ रहा है? कार वर्ड आ रहा है। सेम वर्ड रिपीट हो गया एक ही वाक्य में, और एक ही वाक्य में जब सेम वर्ड रिपीट हो गया तो ये तो प्रोनाउन की बेइज्जती होगी, बिल्कुल ये तो उसकी तौहीन हो गई। फिर प्रोनाउन कहेगा तो मुझे क्यों बनाया भाई? तुम्हें प्रोनाउन यूज नहीं करना है, नाउन ही रिपीट करनी है, तो मुझे क्यों बनाया? सिर्फ देखने के लिए? तो ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहां हम इस कार वर्ड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक नाउन का रिपीटिशन हम एक वाक्य में नहीं करेंगे, ये तो आप मानते हैं। तो यहां से हम इस रिपीटिशन को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब रिपीटिशन तो हट गया, अब अकेला रह गया कौन? माई वर्ड।
और माई वर्ड क्या है? एक डिटर्मिनर है जो अपने बाद में हर हाल में क्या लेता है? नाउन लेता है। माई तो अपने बाद में नाउन लेगा, लेकिन नाउन हम लगा सकते नहीं। क्यों? क्योंकि नाउन का रिपीटिशन हो जाएगा। अब नाउन लगा सकते नहीं है तो फिर क्या करें? नाउन लगाएंगे नहीं तो फिर माई भी यूज नहीं होगा। तो फिर अब हमें ढूंढना होगा एक ऐसा शब्द जो अर्थ तो बिल्कुल किसके जैसा देता हो? माई के जैसा देता हो, लेकिन जिसको नाउन की जरूरत ना पड़े। अर्थ तो किसके जैसा दे? माई के जैसा दे, लेकिन अपने बाद नाउन नहीं लगाए। तो जरा देखिए, यहां हमने माई लिखा और यहां पर क्या शब्द लिखा? माई ने लिखा। इसके बाद नाउन आती है, लेकिन इनके बाद नाउन नहीं आती, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन अपने बाद नाउन लेता ही नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब निकला कि नाउन का रिपीटिशन हो नहीं सकता, तो माई भी नहीं आ सकता। इसलिए इसके स्थान पर हम करके आएंगे क्या? माइन का प्रयोग करके आएंगे। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे कि आप सेंटेंस ये लिख दें, माई बुक इज मोर यूजफुल देन योर बुक, दिस वन। इस सेंटेंस की बात यदि हम करते हैं और आपसे कहा जाए कि बताइए इस सेंटेंस में कहां एरर है, तो आप देखिए यहां माई वर्ड दे रखा है और यहां क्या दे रखा है? योर वर्ड दे रखा है। माई के बाद में बुक दे रखा है, यहां पर भी क्या दे दिया? बुक दे दिया। तो ये तो बात फिक्स है। आपको ध्यान भी रखनी है एक बात कि ग्रामर में कंपैरिजन जो होता है, तुलना जो होती है, वो हमेशा बराबर वालों में होती है। एक ही कैटेगरी की नाउन की आपस में तुलना कर सकते हो, ऐसा नहीं है दो अलग अलग कैटेगरी की नाउन की तुलना आप कर दो कि किसी इंसान की तुलना जानवर से या किसी निर्जीव वस्तु से कर दो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर में हो सकता है, बाकी में नहीं हो सकता। लिटरेचर में ही होता है ऐसा, बाकी में नहीं होता। लिटरेचर में तो हम तुलना किसी की भी कर देते हैं, वहां पर इसी हिसाब से फिगर्स ऑफ स्पीच और ये कंसेप्ट बन जाते हैं आपके। जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में तुलना करते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाले ऑब्जेक्ट्स में तुलना करते हैं, तो वो आपके लिटरेचर का एक पार्ट या हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट बन जाता है, जिसे हम सिमिली कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं, ठीक है। या फिर मेटाफर कह देंगे, रूपक अलंकार कह देंगे। तो कहने का अर्थ है, लेकिन हमारे यहां ग्रामर में आप ध्यान रखिएगा, तुलना जो होती है वो हमेशा किस में होती है? बराबर वालों में होती है। एक ही कैटेगरी के दो शब्दों में आप तुलना कर सकते हो। तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो यहां पर देखिए आप, योर बुक यानी बुक के साथ कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन बुक को हम यहां यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बुक क्या हो गई? ऑलरेडी यहां यूज हो गई है, और यूज यहां हो गई है तो वहां हम रिपीट नहीं करेंगे, और रिपीट नहीं करेंगे तो उसे हटा दिया। अब बच गया हमारे पास अकेला शब्द क्या? योर वर्ड बच गया, और योर अकेला नहीं आता। तो इसलिए अब ऐसा शब्द ढूंढ कर लाएंगे जो योर के जैसा तो अर्थ दे, लेकिन अपने बाद नाउन का प्रयोग ना करे। और ऐसा शब्द तो दोस्तों हमारे पास एक ही है। कौन सा है? योर्स है। तो इस सेंटेंस में आप किसका प्रयोग कर लेंगे? योर्स का प्रयोग करेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। किसका प्रयोग करेंगे? योर्स का प्रयोग करेंगे। माई बुक इज मोर यूजफुल देन योर्स। इस तरीके से आपको इसे कंप्लीट करना है। एंड इट इज रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ पजेसिव। प्रोनाउन बोल दीजिए या पजेसिव आप डिटर्मिनर बोल दीजिए, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही वाक्य बनता है, अकेले किसी से वाक्य नहीं बनेगा। इस हिसाब से यह आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट? तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपके वो शब्द हैं जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव यानी डिटर्मिनर के रूप में काम में आते हैं, जिसे हम पजेसिव डिटर्मिनर के अंडर में पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब इसके बाद में बारी है हमारे अगले डिटर्मिनर की, और अगला डिटर्मिनर जो होगा हमारा, वो डिटर्मिनर होगा कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, या फिर हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर भी हम पढ़ेंगे इसके आगे। एक बार हम एक एक करके इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है। कौन सा है दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है। और डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर की अगर हम बात करें तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर में नाम से ही पता लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा, एक दूसरे के बीच में
आपको अलग अलग करके उसे वो बताएगा। तो इसमें पहली बात तो शब्द कौन कौन से शामिल किए जाते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखो, इसमें एक तो शब्द आता है ईच, एक आता है आपका एवरी, एक आता है आपका ईदर, एक आता है आपका कौन सा नीदर, एक आता है आपका वन और एक आता है आपका नन। ये आपके शब्द आते हैं जो संबंधित हैं किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर से। अब इन शब्दों को तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एक बात मैं विशेष आपको बता दूं कि जितने भी शब्द हैं ये सभी के सभी शब्द जो हैं, ये सभी शब्द चाहे ये है चाहे ये है चाहे ये है और चाहे ये है, सभी के सभी होते हैं कैसे, सिंगुलर होते हैं। पहली कंडीशन, कैसे होते हैं सभी के सभी, सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसी लगती है, सिंगुलर लगती है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये जब भी वाक्य में आएंगे इनके साथ सिंगुलर कंसेप्ट हम यूज करेंगे। सिंगुलर कंसेप्ट का मतलब है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन इनको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ शब्दों के पेयर यहां डिस्कस करवाना चाह रहा हूं। देखिए, एक तो आपको डिफरेंस सीखना है ईच और एवरी में। इसके अलावा आपको डिफरेंस सीखना है ईदर, नीदर, वन और नन में क्या अंतर है, ये आपको डिस्कस करना है ना। इसी के अलावा मैं आपको कुछ शब्द और डिस्कस करवाऊंगा। यहां पर ऐसे ही शब्द हैं, उनका प्रयोग भी बहुत सावधानी से आपको करना होता है। एक है फॉर्मर वर्ड और एक है आपका लेटर वर्ड। लेटर है ये LATTER, और जो आप सोच रहे हैं कि सर वो तो लेटर होता है LATER, वो अगला वर्ड है। आप ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका फर्स्ट और एक है आपके पास क्या, लास्ट। एक है आपका शब्द अर्लियर, क्या शब्द है, अर्लियर, और एक शब्द है आपका कौन सा, लेटर। यहां पर आता है ये लेटर। तो इनमें आपस में डिफरेंस क्या है, इनका भी प्रयोग वाक्य में और सेंटेंसेज में बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, इन्हें आप कंफ्यूजेबल वर्ड्स की कैटेगरी में शामिल कर लीजिए या फिर आप डिटर्मिनर की कैटेगरी में शामिल कर लीजिए, कहीं भी शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इनका प्रयोग होता कैसे है वो अपन एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो समझिएगा आप, यहां ईच और एवरी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ईच और एवरी की बात करते हैं तो ज्यादातर कैंडिडेट का जवाब होता है सर ईच 2 के लिए आता है और एवरी 2 से ज्यादा के लिए आता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ईच का प्रयोग आप केवल उस कंडीशन में कर सकते हो जहां आपको किसी भी कार्य या किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में श्योरिटी हो। क्या हो, श्योरिटी हो, निश्चितता हो कि हां हमें पता है, सबके बारे में पता है, हर एक के बारे में पता है, यानी कोई भी उस क्राइटेरिया से बाहर नहीं निकलता। 100% श्योरिटी जब आ जाती है। और जब भी आप ऐसी नाउन की बात करना चाहें जो आपके कमांड में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या आप उसके लिए एबल नहीं है कि डिसाइड कर सकें, जैसे हम पूरी दुनिया के लोगों की या एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों की, एक स्टेट के लोगों की, एक कंट्री के लोगों की अगर बात करें, सबके स्वभाव के संदर्भ में बात करें, सबका स्वभाव ऐसा होता है, तो क्या पॉसिबल है कि आप सबके लिए समान रूप से वहां पर कह दो? क्योंकि इतने लोग हैं, उसमें से कोई ना कोई तो बाहर रह ही जाएगा, और कोई ना कोई बाहर रह जाएगा तो फिर वो 100% श्योरिटी नहीं होती। और 100% श्योरिटी नहीं होती तो आप वहां ईच का प्रयोग भी नहीं कर सकते, तो फिर किसका प्रयोग करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, एवरी इज यूज्ड टू इंडिकेट मेजोरिटी ऑफ। ये मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन कंफर्म हम नहीं कह सकते कि 100% होता है कि नहीं होता। वो एवरी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन 100% श्योरिटी जब हो, 100% गारंटी आपको किसी चीज की मिल रही हो, तो उस कंडीशन में ईच का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूं यहां पर, जैसे कि आप ऐसे समझिए एग्जाम्पल को, हम यहां मोबाइल फोन के संदर्भ में बात करें यदि, तो उस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा, उसके पैकेट के ऊपर लिखा आता है ईच पैकेट कंटेन्स। तो ईच का प्रयोग सही है या गलत है? ईच पैकेट कंटेन्स हैंडसेट, चार्जर, ईयरफोन, मैनुअल स्क्रिप्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी वहां होती हैं, यानी उस मॉडल का फोन जो आप खरीदते हो
उसमें ये चीजें आपको मिलेंगी मिलेंगी, चाहे कोई भी डब्बा आप वहां से उठा लो, कोई भी पैकेट उठा लो, उसमें ये चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। इसकी 100% श्योरिटी होती है या मेजोरिटी ऑफ होती है? वहां पर क्या होती है? वहां पर 100% श्योरिटी होगी या मेजोरिटी का बात करेंगे? यानी मेजोरिटी का मतलब समझ लीजिएगा कि वो ये कहना चाहे, एवरी यूज कर लेगा अगर इस जगह पर कि एवरी पैकेट कंटेन्स, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेजोरिटी ऑफ पैकेट्स के लिए तो हम गारंटी लेते हैं कि ज्यादातर में तो यही चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन कुछ पैकेट इससे बाहर भी हो सकते हैं, किसी में से कोई चीज गायब भी मिल सकती है। ऐसा पॉसिबल है क्या? आप कहेंगे सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अगर फोन दे रहा है तो उसे तो पूरी गारंटी लेनी पड़ती है। पूरी गारंटी बोले तो 100% श्योरिटी, तो इसलिए वहां पर ईच पैकेट कंटेन्स लिखा जाता है 100% श्योरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप ध्यान दीजिएगा, हमारी तबीयत जब खराब हो जाती है हम टैबलेट लेते हैं, और टैबलेट जब लेते हैं तो उस पर भी लिखा आता है ईच मिलीग्राम कंटेन्स। तो ईच मिलीग्राम कंटेन्स, और जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स, जो भी सॉल्ट जिस रेशियो में होते हैं उसी रेशियो में उनको लिखकर बताया जाता है। क्या मतलब होता है उनका? 100% श्योरिटी दे रहे हैं कि वो हमको कि ये इंग्रेडिएंट्स या सॉल्ट या जो भी वहां पर एलिमेंट हैं उस टैबलेट के अंदर वो उसी रेशियो में मिलेंगे, इसकी गारंटी देता है क्या वो? तो आप कहेंगे सर टैबलेट अगर बना रहा है तो गारंटी तो देगा ही देगा, और गारंटी जब देगा तो इसका मतलब वहां ईच का प्रयोग होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि आई हैव 200 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी क्लास में 200 बच्चे हैं, एंड आई नो द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट और एवरी स्टूडेंट, तो ऐसी संख्या जब ज्यादा है तो उसमें हो सकता है कोई एकाध व्यक्ति का नाम आप भूल जाओ या याद ना रहे या उसे रिकॉल नहीं कर पाओ। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी जगह पर जब भी आप ज्यादा संख्या की बात करते हैं, ज्यादा मात्रा की बात करते हैं, तो वहां हम यूज करते हैं किसका? एवरी का यूज करते हैं, क्योंकि वहां 100% श्योरिटी नहीं होती। लेकिन आप कहना चाहते हैं कि 200 बच्चों में से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनका नाम मैं जानता हूं, कोई इसमें से बाहर भी रह जाए तो वो अलग बात है, और इसीलिए हम यूज कर रहे हैं वहां पर किसका? एवरी का यूज कर रहे हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट? सो इट इज सिंपल टू डिसाइड द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। ईच इज ऑलवेज यूज्ड टू इंडिकेट 100% श्योरिटी एंड एवरी इज यूज्ड टू इंडिकेट मेजोरिटी ऑफ। और एवरी किसको रिप्रेजेंट करता है? मेजोरिटी ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर कंसेप्ट? तो ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर मान लीजिए कहूं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो 2022 तक या 2023 तक या 2025 तक हर बच्चे को स्कूल भेजने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है, तो उस कंडीशन में हर बच्चे को स्कूल का भेजने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहती है, तो हर बच्चा मतलब ईच या एवरी? तो आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप मुझे बताइएगा पूरे राजस्थान में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए 100% श्योरिटी है क्या इसमें कि हर बच्चा स्कूल चला जाएगा इस सन तक? हो सकता है कोई बच्चा अगर इवन अ सिंगल कैंडिडेट या सिंगल अगर आपका कोई चाइल्ड है वो भी अगर इस क्राइटेरिया से बाहर वो भी स्कूल नहीं गया अगर, तो ध्यान रखिएगा ये 100% श्योरिटी की कंडीशन आपकी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, और इसके खत्म होने से ईच का प्रयोग भी वहां खत्म हो जाता है। अब मेजोरिटी के लिए हम डिसाइड कर रहे हैं, सो वी हैव टू यूज एवरी इन दैट सेंटेंस। तो उस सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे? एवरी का यूज करेंगे। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईदर, नीदर, वन एंड नन? तो ध्यान रखिएगा ईदर और नीदर ये तो आपको पता है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन ये हमेशा कितने में यूज होता है? टू के केस में। यानी जब वाक्य में दो की बात की जा रही हो, TWO, टू की बात की जा रही हो, दो नाउन की बात की जा रही है, तब तो हम लगाएंगे ईदर और नीदर। एंड माय डियर, इफ वी आर यूजिंग मोर देन टू नाउन्स इन अ सेंटेंस, मोर देन टू नाउन्स इन अ सेंटेंस, वी हैव टू यूज वन और नन देयर। तो उस कंडीशन में वन और नन का प्रयोग होगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है फॉर्मर और लेटर। तो फॉर्मर और लेटर और ये जो शब्द हैं ये आपके किससे संबंधित हैं? ये आपको मैं बता दूं, ये आपके सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वो तो सिलेक्शन को और इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सीक्वेंस को। और सीक्वेंस का मतलब क्रम। क्रम कौन सा है, कौन से क्रम पर कौन बैठा है, कौन से क्रम पर कौन बैठा है, कौन से क्रम पर कौन आया, कौन से क्रम पर कौन आया, तो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। और ध्यान रखिएगा फॉर्मर और लेटर वही आपके दो नाउन के लिए काम में आते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट जो होता है वो मोर देन टू के लिए काम में आता है। किसके लिए? मोर देन टू के लिए काम में आता है। और अर्लियर और लेटर कब आते हैं? तब आप ध्यान रखिएगा टू पार्ट्स ऑफ अ नाउन। नाउन कितनी है? एक ही है, और उस एक ही नाउन को आपने बांट दिया कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में।
तो उसका पहला हिस्सा कहलाता है अर्लियर और बाद वाला हिस्सा कहलाता है आपका लेटर। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? ये तो मैंने एक्स्ट्रा में आपको वैसे बता दिया था। इनका एग्जाम्पल जैसे कि एक मैं बता दूं, अगर अब आप कहते हैं, हालांकि ये हमारे ग्रामर का एक नियम भी है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद अ प्रीपोजिशन, कितने सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं? दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं एक प्रीपोजिशन से, तो रूल कहता है वर्ब इज यूज्ड, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द, आप जैसा फट से बोल देते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट ऐसे बोल देते हैं। अब आप बताइएगा, मैंने कहा है कि अगर दो सब्जेक्ट आपके जुड़े हुए हों एक प्रीपोजिशन से, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो यहां पर फर्स्ट यूज कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते, क्योंकि कितने की बात कर रहे हैं हम? टू की बात कर रहे हैं। और जो आपका फर्स्ट और लास्ट होता है, जैसे हमने फर्स्ट बोला, ये आता है मोर देन टू के लिए, तो फिर टू के लिए कौन आता है? पहले वाला होता है फॉर्मर और बाद वाला होता है लेटर। तो एट द प्लेस ऑफ दिस वर्ड फर्स्ट वी हैव टू यूज हियर फॉर्मर। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर्मर का प्रयोग करेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा कह दिया जाए, इन हिज फॉर्मर लाइफ ही वॉज वेरी मिजरेबल बट later he spent it happily। My dear, this one, इस सेंटेंस को पढ़ो और इस सेंटेंस को पढ़ के और फिर कंप्लीट करो। यहां करें, इन हिज फॉर्मल लाइफ ही वॉज वेरी मेजरेबल बट लेटर ही स्पेंट इट हैप्पीली। अब आप समझना, यहां पर दो शब्द हम यूज कर रहे हैं, फॉर्मर एंड लेटर। अब आपको अच्छे तरीके से पता है फॉर्मर और लेटर किस कंडीशन में आते हैं? दो की कंडीशन में। तो आप कहोगे सर दो हिस्से कर दिए, लेकिन किसके? दो हिस्से तो हो गए, लेकिन किसके हुए? लाइफ के। जो एक ही नाउन है जीवन में, आपको यानी इस दुनिया में जीवन कितनी बार मिलता है? एक बार मिलता है। तो उस एक के ही हमने हिस्से कर दिए। क्या? दो हिस्से कर दिए कि पहला जो पार्ट था वो बहुत दुखी, मतलब दुख में व्यतीत हुआ उसका, लेकिन बाद में प्रसन्नता से व्यतीत किया उसने। तो एक ही नाउन के, हमने कहा ना, टू पार्ट्स ऑफ अ नाउन, एक नाउन के कितने हिस्से बना दिए जाएं? दो हिस्से जब बना दिए जाएं, तो उसमें से पहला हिस्सा जो है उसकी सीक्वेंस के लिए तो आता है अर्लियर और बाद वाले के लिए आता है लेटर। सो माय डियर, इन दिस सेंटेंस वी हैव टू यूज अर्लियर एट द प्लेस ऑफ फॉर्मर एंड लेटर एट द प्लेस ऑफ लेटर। लेटर के स्थान पर किसका प्रयोग करोगे? लेटर का प्रयोग करोगे। यह आपको विशेष ध्यान देना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? इसके बाद में आता है आपका ये कंसेप्ट ईच एवरी ईदर नीदर एंड वन और नन का कंसेप्ट आता है। इसे अपन एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। देखो, यहां हम बात कर रहे हैं तो इसके सेंटेंसेस लिख लेते हैं। ईच एवरी तो आपको मैंने बता ही दिया 100% श्योरिटी के लिए और मेजोरिटी ऑफ के लिए यूज होता है। जैसे सेंटेंस इसका एक लिख दूं, देयर आर 500 स्टूडेंट्स in my class and I know the name of each student। आप कह रहे हैं देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, यानी मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 500 बच्चे हैं। और आप कह रहे हैं मैं प्रत्येक का, हर एक का नाम जानता हूं। तो आप यहां पर 500 बच्चों में डेफिनेटली कह सकते हैं क्या कि एक बच्चे का नाम भी आपसे अछूता नहीं है, या वो नाम आप ऐसा नहीं है कि वो आप जानते ना हो। मेरे ख्याल से आप ये कह रहे हैं
तो 500 बच्चों में से अगर कोई एक बच्चा भी ऐसा आ गया जिसका नाम आप ध्यान नहीं रख पाए, रिकॉल नहीं कर पाए टाइम पर, तो इसका मतलब है आप उसका नाम प्रॉपर तरीके से नहीं जानते। और एक ही कैंडिडेट का नाम मत जानिए भले ही, लेकिन 500 में से आप भले ही 499 जो है वो आप भले ही उन स्टूडेंट्स का नाम जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक स्टूडेंट का नाम भी आप नहीं जानते हैं तो ये 100% श्योरिटी तो यहां खत्म हो जाती है। सो माय डियर, एट द प्लेस ऑफ दिस ईच वी हैव टू यूज एवरी। इस ईच के स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना होगा? एवरी का प्रयोग करना होगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा आप। क्लियर? तो ये तो ईच एवरी का स्ट्रक्चर हुआ। अब आपको मान लीजिए सेंटेंस ऐसे दे दिया जाए कुछ, मिस्टर शर्मा हैज 2 sons and none is इंटेलिजेंट। ये सेंटेंस आपने लिखा तो एक एक शब्द को पकड़ते चलिए। मिस्टर शर्मा के पास बेटे हैं कितने? 2। और आप कहना चाहते हैं उनमें से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। तो 2 के केस में आप यहां यूज कर रहे हैं किसका? नन का। तो देखिए नन लिख रहा है जो कह रहा है मोर देन 2, ये तो 2 से ज्यादा होने की कंडीशन में आता है। तो इसलिए यहां ये तो कंफर्म हो गया कि नन नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा? 2 के लिए हम यूज करते हैं ईदर या नीदर यूज करते हैं। ये मैं बता ही चुका हूं, ईदर पॉजिटिव है और नीदर कैसा है? नेगेटिव है। नीदर कैसा है? नेगेटिव है। तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा, नन भी नेगेटिव है तो नन को रिप्लेस कर सकता है कौन? नीदर ही रिप्लेस कर सकता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है? तो ईदर नीदर आप वन नन इनका प्रयोग कर रहे हैं। वन नन का प्रयोग करवा देता हूं मैं, जैसे कि आपको एक सेंटेंस लिख के, ही हैज 3 books and either is related to the biography of Dr. APJ अब्दुल कलाम। ये सेंटेंस आपको दिया गया। अब इस सेंटेंस की अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो आप देखिए यहां संख्या में कितनी नाउन दे रखी हैं? 3 बुक्स। और 3 बुक्स यदि दे रखी हैं तो आप अच्छे प्रकार से समझते हैं 3 की कंडीशन में आप यहां यूज कर रहे हैं किसका? ईदर का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं दोस्तों? ईदर का यूज कर रहे हैं। क्या 3 के केस में ईदर आ सकता है? नीदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि ईदर और नीदर ये तो कितने के केस में आते हैं? 2 के केस में, और 2 से ज्यादा के केस में 1 या नन का प्रयोग होता है। सो माय डियर, एट द प्लेस ऑफ दिस ईदर वी हैव टू यूज 1। तो यहां सेंटेंस फिर बन जाएगा ही हैज 3 बुक्स एंड 1 इज रिलेटेड टू द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर का कंसेप्ट कि इसमें किस तरीके से हमें ईदर नीदर वन नन इनका प्रयोग करना है, ईच और एवरी का प्रयोग करना है। क्लियर कंसेप्ट? बढ़ते हैं आगे। और अगला जो है आपका पार्ट, उसका नाम है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर। और डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर की बात यदि हम करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर पे ध्यान दीजिएगा आप। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर जो है इसमें 4 शब्द आपके शामिल किए जाते हैं। कितने शब्द भैया? 4 शब्द शामिल किए जाते हैं, समझना। एक तो होता है दिस, एक होता है आपका कौन सा? दैट, एक होता है कौन सा? दीज, और एक होता है कौन सा? दोज। ये 4 शब्द होते हैं इसमें शामिल। तो इन 4 शब्दों की कंडीशन देखिएगा, किसी ना किसी रूप में दिस और दैट एक समान है, दीज और दोज भी एक समान है, दिस और दीज एक समान है, दैट एंड दोज एक समान है। आप कहोगे सर कैसे समान है? तो समझिएगा, दिस और दैट दोनों की दोनों रिप्रेजेंट करेंगे आपके लिए कौन सी कंडीशन? सिंगुलर। दीज और दोज रिप्रेजेंट करेंगे कौन सी?
प्लूरल कंडीशन while this and these both are related to near position। ये किससे संबंधित है? नियर पोजीशन यानी नजदीक स्थिति को बताता है। एंड दैट एंड दोज बोथ आर रिलेटेड टू फार पोजीशन। किससे संबंधित है दोस्तों? फार पोजीशन से संबंधित है। क्लियर कंसेप्ट? इसे एक बार आप रीड आउट कीजिए, फिर मैं बताता हूं कंसेप्ट क्या कहता है, कैसे इसका प्रयोग हमें करना है। कर लिया कंप्लीट भाई? तो यहां पर 4 वर्ड्स आपके सामने आए और इन 4 वर्ड्स का कंसेप्ट आपने पढ़ा है दिस दैट दीज दोज। और दिस दैट दीज दोज तो आपके 4 शब्द हैं ही, और इनका कंसेप्ट जो है वो क्या कहता है? कंसेप्ट कहता है कि दिस एंड दैट दोनों सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेंगे, दीज एंड दोज प्रेजेंट करेंगे किसको? प्लूरल कंडीशन को। दिस और दीज रिप्रेजेंट करते हैं किसको? नियर पोजीशन को। दैट एंड दोज रिप्रेजेंट करते हैं किसको? फार पोजीशन को। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट? अब इनका प्रयोग कैसे होता है वो हम डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। यहां देखिए होता क्या है कि आप सिंगुलर और प्लूरल तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसमें तो मुझे भी किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन मेन कंडीशन जो है वो है नियर और फार पोजीशन रिप्रेजेंट करना। अब देखिए सामान्य हम जब कम्युनिकेशन की बात करें, स्पीकिंग की बात करें, या हम जब बोलने की बात करें, तब तो पता होता है कि पास में कौन बैठा है, दूर कौन बैठा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम दिस और दैट, दीज और दोज लगा सकते हैं। लेकिन सेंटेंस में कैसे पता लगे? सेंटेंस में कैसे पता लगे? तो इसके लिए कंडीशन है जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि सेंटेंस में हम कैसे पता लगाएं कौन सी नाउन नियर है और कौन सी नाउन फार है, इसका पता कैसे लगे। तो इसका पता लगाने का एक सबसे बढ़िया तरीका जो है वो ये तरीका है कि जब हम सेंटेंस बना रहे हैं तो उस सेंटेंस को बनाने के टाइम पर जो नाउन, मान लीजिए एक ही नाउन 2 स्थानों पर आ रही है, सेंटेंस में एक ही नाउन 2 स्थानों पर प्रयोग की जा रही है, तो पहले जो आ रही है वो नियर है और बाद में जो आती है वो फार है। सिंपल सी बात है। आप कहेंगे सर कैसे? समझना भी इसको। इसमें 2 रूल अप्लाई करने में पहले बता दूं आपको। एक तो ये नियर फार वाला कि जो पहले है वो नियर और बाद में आती है वो फार, और दूसरा कि ग्रामर में तुलना जो की जाती है, कंपैरिजन जो होता है वो हमेशा समान कैटेगरी के बीच में ही होता है, डिफरेंट कैटेगरीज के बीच में नहीं होता। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए आपके सेंटेंस कैसे आते हैं। 2 तरीके के आपको क्वेश्चंस के टाइप्स में आपको यहां बता रहा हूं। एक तो बता रहा हूं एरर डिटेक्ट करने वाले, और दूसरा आता है ब्लैंक्स को फिल करने वाले। एरर डिटेक्टिंग वाले भी होते हैं और ब्लैंक्स को फिल करने वाले भी होते हैं। दोनों तरीके के सेंटेंस में आपको डिस्कस करके यहां बता रहा हूं, तब ये हमारा कंप्लीट माना जाएगा। तो देखिए मान लीजिए मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा कि द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन जोधपुर। मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा गया आपके सामने, द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन जोधपुर। अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए तो पता लगेगा हम यहां तुलना करवाना चाह रहे हैं किसकी? क्लाइमेट की। क्लाइमेट की तुलना हो रही है, क्लाइमेट ऑफ जयपुर, इसका मतलब जयपुर के क्लाइमेट की तुलना करवाना चाह रहे हैं। तो एक रूल आपका यह कि तुलना हमेशा बराबर वालों में होती है। तो क्लाइमेट की तुलना किससे होनी चाहिए? क्लाइमेट से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए भाई? क्लाइमेट से ही होनी चाहिए। लेकिन यहां बाद में देखो कहीं पर भी क्लाइमेट लग रहा है क्या? यहां पर तो क्लाइमेट शब्द हुआ ही नहीं है यूज। तो इसका मतलब हमने क्लाइमेट की तुलना किससे कर दी? जोधपुर से कर दी। किससे कर दी? जोधपुर से कर दी, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जोधपुर तो सिटी है, तो सिटी की तुलना सिटी से करिए आप, और यहां क्लाइमेट की तुलना करनी है तो क्लाइमेट से कीजिए। तो फिर ये कंसेप्ट यहां पर हमारा गलत है और इसके स्थान पर होना चाहिए था क्या? द क्लाइमेट ऑफ जोधपुर होना चाहिए था भाई। क्या होना चाहिए था? द क्लाइमेट ऑफ जोधपुर होना चाहिए था। ठीक है, अब सेंटेंस पढ़ो, देखें द क्लाइमेट ऑफ जयपुर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ जोधपुर। हाँ, अब तुलना बराबर वालों में हुई है, अब हुई है बात बराबर वाली। क्लाइमेट और क्लाइमेट की तुलना हो गई दोनों में।
लेकिन अब मुझे बताइएगा, वाक्य तुलना करने के हिसाब से तो सही हो गया, लेकिन ग्रामेटिकली ये पूर्ण रूपेण सही हो गया क्या? तो जस्ट पहले आपने जो थोड़ी देर पहले ही जो प्रोनाउन पढ़ा था, आपका एडजेक्टिव पढ़ा था, डिटरमिनर पढ़ा था, पजेसिव वाला, उसमें भी आपने क्या पढ़ा था कि नाउन का रिपीटिशन होता नहीं है, नाउन का रिपीटिशन नहीं होता। बट माय डियर, इन दिस सेंटेंस वी आर यूजिंग दिस वर्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट अगेन। यहां पर क्लाइमेट के साथ में वापस से हम क्या यूज कर रहे हैं? क्लाइमेट ही यूज कर रहे हैं। इट मींस वी आर रिपीटिंग दिस नाउन इन अ सिंगल सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में नाउन को क्या किया जा रहा है? रिपीट किया जा रहा है, और रिपीट नाउन होती नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहां से इस क्लाइमेट शब्द को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अब हटा दिया तो फिर वही पुरानी बात हो गई कि क्लाइमेट की तुलना किससे हो गई? जोधपुर से हो गई। तो अब क्या करें? तो अब यहां पर आप एक कंडीशन अप्लाई कीजिए। क्या कंडीशन? समझना ध्यान से। क्लाइमेट शब्द दो स्थानों पर आया था, ठीक है? एक तो यहां आया था, दूसरा यहां आया था। क्लियर? हमें यहां वाले को हटाना है, क्योंकि रिपीटिशन तो यही शो कर रहा है। रिपीटिशन तो वही करेगा जो बाद में आएगा। अब रिपीटिशन जो शो कर रहा है उसे हमें हटाना है, तो चलो हटा देंगे। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक ही समान नाउन एक वाक्य में दो स्थानों पर आ जाए, तो जो पहले आती है वो नियर पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, और बाद में जो आती है वो फार पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब है ये शब्द अगर यहां से हटेगा तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? फार पोजीशन को। तो इसके स्थान पर कोई शब्द वही लगाएंगे जो फार पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। वे रिपीटिशन रोकने के लिए इस नाउन को हटाया, तो एक बार तो ये यहां आ रही थी, एक बार यहां आ रही थी, तो ये तो नियर पोजीशन को बता रही है, ये फार पोजीशन को बता रही है। तो इसके स्थान पर दोस्तों जो हम शब्द लगाएंगे वो भी फार पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। क्लियर? पहली कंडीशन फार पोजीशन। अब उसमें पता लगा फार पोजीशन के लिए हमारे पास शब्द कितने? दो, दैट एंड दोज। तो दैट और दोज में से कौन सा लें? तो उसके लिए आप ये ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट को हटाया है, और क्लाइमेट को यदि हटाया है तो सीधी सी बात है, क्लाइमेट की कंडीशन देख लो, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आपको पता है क्लाइमेट वर्ड सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए आप दैट और दोज में से यूज करते हैं किसका? दैट का यूज करते हैं। ये कंसेप्ट है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर का, अकॉर्डिंग टू एरर डिटेक्टिंग। एरर डिटेक्टिंग के अकॉर्डिंग इस तरीके से आपको इसे यूज करना है। क्लियर कंसेप्ट? अब देखिए दूसरा आपको एक और वाक्य मैं आपको देता हूं यहां, उससे समझना आप, ठीक है? द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन इंडिया। तो देखिए देखिए वाक्य आपका सही है क्या? तो आप कहेंगे सर वाक्य तो सही नहीं है। क्यों नहीं है भैया सही? कारण है कि यहां हम तुलना करना चाह रहे हैं किसकी? पॉपुलेशन की। किसकी तुलना करना चाह रहे हैं दोस्तों? पॉपुलेशन की तुलना करना चाह रहे हैं। और पॉपुलेशन की तुलना कर दी किससे? इंडिया से, जो कि एक कंट्री है। जबकि पॉपुलेशन की तुलना तो किससे होती है? पॉपुलेशन से ही होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन की तुलना चूंकि पॉपुलेशन से होना चाहिए, लेकिन हमने यहां कंट्री से कर दी, तो इस शब्द को यहां से हटाकर हमें लिखना पड़ेगा क्या? द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। यही तो लिखना पड़ेगा भैया। तो लिख दिया चलो हमने। अब सेंटेंस बन गया, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। यानी चाइना की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो अब यहां तुलना हो गई बराबर वालों में, पॉपुलेशन की तुलना पॉपुलेशन से हो गई, तो हमारा सेंटेंस अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन सेंटेंस सही हो गया, ठीक है? लेकिन कंपैरिजन के अकॉर्डिंग, तुलना करने के अकॉर्डिंग तो सही हो गया, लेकिन गलती एक फिर भी रह गई। क्या? रिपीटिशन ऑफ नाउन। नाउन का क्या हो रहा है? रिपीटिशन। रिपीटिशन कैसे? पॉपुलेशन यहां पर भी आ रहा है और द पॉपुलेशन यहां पर भी आ रहा है, तो यहां आके रिपीट हो गया। और रोकना किसको है? रिपीटिशन को। तो इसका मतलब इस शब्द को यहां से रोकना है, लेकिन रोकना उचित नहीं है। क्यों? फिर कंपैरिजन गड़बड़ हो जाएगा यहां पर। तो इसकी जगह पर इसको हटा तो दो, लेकिन एक शब्द लगा दो, एक शब्द लगा दो, जिससे कि नाउन का रिपीटिशन भी रुक जाए और तुलना भी बराबर वालों में हो जाए, ठीक है? अब यहां पर हमने जब इसको हटाया, तो रिपीटिशन को जब भी हटाते हैं तो आप बिना सोचे समझे ध्यान रख लेना कि वो फार पोजीशन होती है।
रिपीटिशन को हटने का मतलब होता है फार पोजीशन होती है, और फार पोजीशन यदि है तो फार पोजीशन के लिए तो दो शब्द है हमारे पास, दैट एंड दोज। अब यहां पर दैट आएगा या दोज आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, पॉपुलेशन को हटाया है, और पॉपुलेशन अगर आप कहीं प्लूरल सोच रहे हैं तो सोचना भी मत, क्योंकि पॉपुलेशन एक कलेक्टिव नाउन है जो अपने आप में सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है, और इसीलिए पहले ही मैंने सिंगुलर वर्ब यूज कर दी है यहां पर। तो माय डियर, सिंगुलर फार पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कौन? दैट। सो एट द प्लेस ऑफ दिस वर्ड द पॉपुलेशन वी हैव टू यूज द वर्ड दैट, एंड द सेंटेंस विल बी द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन दैट ऑफ इंडिया। तो ये सेंटेंस बन जाएगा दैट ऑफ इंडिया लगकर। क्लियर रहा कंसेप्ट? तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है दो कंसेप्ट को, एक तो नाउन का रिपीटिशन रोकना है, दूसरा नाउन का रिपीटिशन तो रोक दीजिए, उसके अलावा तुलना हमेशा बराबर वालों में होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब भी दो एक समान शब्द यानी एक शब्द का प्रयोग सेंटेंस में दो बार किया जाए तो पहले वाला शब्द जो होता है वो नियर पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, बाद में आया हुआ शब्द फार पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर रहा कंसेप्ट? तो अब इसमें मैं आपको एक वाक्य लिख रहा हूं, उस वाक्य में आप लोगों को एरर डिटेक्ट करना है। समझिएगा, देखें कैसे। मैंने आपको सेंटेंस लिखा, द पीपल इन एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन दैट इन मॉडर्न टाइम। ये सेंटेंस आपको दिया गया और कहा गया कि सेंटेंस में आप एरर डिटेक्ट कीजिए, एरर है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, द पीपल इन एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन दैट इन मॉडर्न टाइम। तो यहां पर हम तुलना कर रहे हैं एंशिएंट टाइम के पीपल से, तो रिपीट तो नहीं होगा, तो रिपीट हमने किया भी नहीं है, और रिपीटिशन को रोकने के लिए यूज कर दिया किसका? दैट का। तो दैट का यूज होता भी है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन होता तो है, लेकिन इस सेंटेंस में होना चाहिए क्या? तो हमने कहा कंपैरिजन जब बराबर वालों में हो रही है तो जिसकी तुलना जिसके साथ हो रही है, तो उस शब्द को जब जिसको हटाएंगे तो यानी पीपल की तुलना किससे करेंगे हम? ऑब्वियसली पीपल से करेंगे। तो पीपल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? दैट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कर सकता है क्या दैट? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पीपल शब्द जो है सेंटेंस में देखिए यहां पर आपको दे रखा है शब्द क्या? वर। And my dear, were is a plural form, so it means the word people is also plural. तो people भी क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के लिए that नहीं, फार पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका? दोज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं दोस्तों? दोज का। तो सेंटेंस हो जाएगा द पीपल इन एंशिएंट इंडिया वर मोर सिविलाइज्ड देन दोज इन मॉडर्न टाइम। तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ड लगाएंगे, सिंगुलर को अगर आप हटा रहे हैं तो उसके स्थान पर सिंगुलर वर्ड लगाएंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एंड दीज सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू एरर डिटेक्टिंग रिलेटेड टू डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर से संबंधित जो एरर डिटेक्टिंग वाले प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित कंसेप्ट है आपका ये। इसके बाद आता है ब्लैंक्स को फिल करने वाला जो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, उसकी हेल्प से कैसे हम ब्लैंक्स को फिल करें ये डिपेंड करेगा आपके सेंटेंसेज के अकॉर्डिंग। जब ब्लैंक दिए जाएंगे तो हम कैसे डिसाइड करें, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो डिसाइड करने के तरीके आपके पास होने चाहिए। क्या तरीके हैं, कैसे हम उन्हें कंप्लीट करेंगे, ये सब हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसमें अगली क्लास में आपको इसका यानी डिस्कशन किया जाएगा और उसमें ही इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक आप आज जो कंसेप्ट हुए हैं, आज पॉजेसिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव भी काफी आधा हो ही गया है आपका, एरर डिटेक्टिंग वाला। तो इनको आप एक बार कंसेप्ट को कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में आगे इसको कंप्लीट करते हुए और इसके बाद में हम बढ़ेंगे इनडेफिनिट डिटर्मिनर की तरफ। किसकी तरफ? इनडेफिनिट डिटर्मिनर को हम डिस्कस करेंगे, लाइक सम, एनी, मच, मेनी, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इसे रिवाइज कीजिए। अगली क्लास में बात करते हैं आपसे। थैंक यू।